हेलो दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 4। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 3 कवर कर दिया था, जिसमें हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स देखे थे। अब हम उसके आगे की चर्चा करेंगे। देखो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है, लेकिन दोनों पार्टी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना करेगी। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में उनको अपना अपना प्रॉमिस फुलफिल करना होगा। उन्होंने जो एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया है, अब वो परफॉर्म करने की बारी आएगी। तो उस परफॉर्मेंस के बारे में हम ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये वाले यूनिट में हम देखेंगे कौन परफॉर्म करेगा, कब परफॉर्म करना है, कहाँ परफॉर्म करना है। ये सारी चर्चा हम इसमें यूनिट में करने वाले हैं। तो बस आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका है, अब उसके आगे की चर्चा हो रही है इस यूनिट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं कि ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, दोनों पार्टीज ने आपस में, उनकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, उनकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ है। तो उनको अपना परफॉर्मेंस करना पड़ेगा जो उन्होंने प्रॉमिस किया है। मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए ने कुछ प्रॉमिस किया है बी को, और बदले में बी ने भी प्रॉमिस किया है ए को, जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाता है। तो जो ए ने प्रॉमिस किया है उसको अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ेगा, और बी ने जो ए को प्रॉमिस किया है तो बी को भी अपना परफॉर्मेंस पूरा करना पड़ेगा, प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वही बात करेंगे। ठीक है, तो पहले दोनों पार्टीज जिन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है वो या तो परफॉर्म करेंगे। देखो वर्ड क्या है, मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। देखो दोनों में फ़र्क है। एक तो मैं बात कर रहा हूँ परफॉर्म की, तो जब मैं परफॉर्म बोल रहा हूँ तो यहाँ पे बात हो रही है एक्चुअल परफॉर्मेंस की। देखो मान लो ए ने जो प्रॉमिस किया है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए अपनी कार देने वाला है बी को, और बी बदले में उसको 2 लाख रुपए देगा। तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ में कि वो अपनी कार सेल करेगा 2 लाख रुपए में। तो अब ए की बारी है परफॉर्म करने की। तो ए या तो एक्चुअली परफॉर्म करेगा, एक्चुअली कार डिलीवर करेगा, तो उसको हम कहेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। या तो फिर ए को क्या करना होगा, ए अपना परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेगा। जैसे ए परफॉर्म करने की कोशिश का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए बी के पास गया कार लेके, लेकिन बी ने कार लेने से मना कर दिया। तो ए ने तो अपना काम किया ना, ए ने तो एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन परफॉर्मेंस का ऑफर तो दिया उसने। तो यहाँ पे ए की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, यहाँ पे गलती किसकी रहेगी, बी की गलती मानी जाएगी, क्योंकि उसने अब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। ए ने तो ऑफर टू परफॉर्म किया। तो अगर ए ने एक्चुअल में कार डिलीवर कर दिया और बी ने उसको एक्चुअल में पैसे दे दिए, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा दोनों पार्टीज का एक्चुअल परफॉर्मेंस कंप्लीट हुआ, एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है। लेकिन मान लो एक पार्टी जो है ए कार लेकर गया, लेकिन बी अब उससे ले नहीं रहा है, बी ने उसको वापस कर दिया कि कार नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे बी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, लेकिन ए ने एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं किया, ए ने ऑफर टू परफॉर्म किया है, उसने परफॉर्म करने की कोशिश की है, उसको हम कहेंगे ऑफर टू परफॉर्म। तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स दिए हैं, या तो पार्टीज को क्या करना होगा, एक्चुअल परफॉर्म करना होगा, या तो ऑफर टू परफॉर्म करना होगा। ठीक है, ये उनकी ऑब्लिगेशन है। उन्होंने जो जो रिस्पेक्टिव प्रोमिस किए अपने अपने, वो परफॉर्म करने होंगे या ऑफर टू परफॉर्म करने होंगे। हाँ, अगर परफॉर्मेंस को डिस्पेंस कर दिया गया तो अलग बात है, उस केस में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है या ऑफर टू परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। डिस्पेंस विद बोले तो उनको सामने वाली पार्टी जिससे प्रॉमिस किया था उन्होंने बोल दिया परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मुक्त कर दिया, हमको छोड़ दिया, तो फिर परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पार्टीज़ की, जिन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किए, उनकी ये ऑब्लिगेशन है, उनकी ये लाइबिलिटीज़ है कि उनको अपना प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म करना होगा या ऑफर टू परफॉर्म करना होगा। ठीक है, उसके बाद आगे दिया है कि ये जो प्रॉमिस उन्होंने किया है ये बाइंड हो जाएंगे प्रॉमिस से। कौन बाइंड हो जाएगा, प्रॉमिसर खुद। अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है, मान लो परफॉर्मेंस के पहले ही प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है, तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उस केस में वो बाइंड हो जाएंगे। तो अगर मान लो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ में कि वो सेल करने वाला है कार बी को 2 लाख रुपए में, तो यहाँ पे अब ए की जिम्मेदारी है कि वो कार डिलीवर करना, एक्चुअल उसको देना बी को, और बदले में 2 लाख रुपए ले लेना। लेकिन परफॉर्मेंस से पहले ए की डेथ हो गई, तो अब उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ए के, अब उनका काम बनता है वो अब बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे परफॉर्मेंस। तो ए के रिप्रेजेंटेटिव्स को कार वो बी को देनी पड़ेगी। तो अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है परफॉर्मेंस के पहले ही, तो अब उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे प्रॉमिसर के, उनको वो
परफॉर्मेंस पूरा करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है, तो उस केस में प्रॉमिसर की डेथ होने के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, परफॉर्मेंस की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। जैसे कि मान लो ए ने बी के साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें ए की पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है। अब ए परफॉर्मेंस के पहले ही मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो अब ए को वो स्किल थी, लेकिन ए के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास वो थोड़ी ना स्किल होगी। तो ए के डेथ के साथ ही उसका परफॉर्मेंस कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी और कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे ही खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे ए के रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है परफॉर्म करने की। मान लो ए कोई डॉक्टर है और बी पेशेंट है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बोला ठीक है मैं आपका ट्रीटमेंट करूँगा, आपकी जो फीस है वो 5 लाख रुपए रहेगी, लेकिन वो ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले ही वो डॉक्टर जो था ए, उसकी डेथ हो गई। अब इस केस में क्या हो जाएगा, वो जो बी के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब ए के रिप्रेजेंटेटिव्स को पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत थोड़ी ना है कि ए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो खुद डॉक्टर होंगे। तो यहाँ पे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स बाइंड नहीं होंगे। हाँ, जहाँ पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे फिर प्रॉमिसर के रिप्रेजेंटेटिव्स बाइंड हो जाते हैं, अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है परफॉर्मेंस के पहले तो। ठीक है, यही यहाँ पे बात बताइए। तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिए है, आप एग्जाम्पल मैं एक बार पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ए ने प्रॉमिस किया बी को वो कुछ गुड्स डिलीवर करने वाला है एक पर्टिकुलर डे पे, तो एक उनकी डेट डिसाइड हुई, इस दिन पे हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो ए ने उसको प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं इस दिन आपको डिलीवर करूंगा, बदले में आपने मुझे पेमेंट दे देना 1 लाख रुपए की। लेकिन वो दिन आने के पहले ही ए मर गया, ए की डेथ हो गई। तो अब यहाँ पे वो दिन आने के पहले ए की डेथ हो गई, तो अब ए के रिप्रेजेंटेटिव्स को वो गुड्स डिलीवर करने होंगे बी को, और बी भी बाउंड रहेगा, उसको भी पे करने होंगे 1 लाख रुपीज़, वो ए के रिप्रेजेंटेटिव्स को पे करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो क्या दिया है। ए ने प्रॉमिस किया कि वो पेंटिंग करने वाला है, एक पिक्चर बनाने वाला है बी के लिए एक सर्टन डे पे, एक डेट फिक्स हो गई। ए ने प्रॉमिस किया कि इस दिन मैं आऊँगा और पेंट करूँगा और आपका पिक्चर बनाऊँगा। ठीक है, लेकिन वो दिन आने के पहले ही ए की डेथ हो गई। अब भाई पेंटिंग करना, पिक्चर बनाना, ये तो पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है इसमें। अब यहाँ पे ए जैसे ही ए की डेथ हो गई, ए मर गया, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्स नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें ए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कोई बाइंड नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ज़रूर थोड़ी ना ए के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी वो पर्सनल स्किल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे न ए के रिप्रेजेंटेटिव्स बाइंड होंगे न बी बाउंड होगा। तो यहाँ पे क्योंकि पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कोई भी बाउंड नहीं हो जाएगा। ठीक है, एनालिसिस में भी यही बात की गई है। मैं इसमें थोड़ा धीरे धीरे जा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर केस स्टडी आ चुकी है बहुत बार पेपर में। तो आप, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सोचने वाली बात है, लॉजिकल बात है। पर्सनल स्किल होगी तो प्रॉमिसर जिसने प्रॉमिस किया है सिर्फ वही लायबल रहेगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स लायबल नहीं होने वाले हैं। वही बात एनालिसिस में बताई है कि परफॉर्मेंस एक्चुअल भी हो सकता है या ऑफर टू परफॉर्म भी हो सकता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि वो पार्टी ने एक्चुअली परफॉर्म किया है, जो उसने प्रॉमिस किया था उसने अपना काम पूरा कर दिया, तो उसने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी। जैसे एग्जांपल दिया है, एक्स ने बोरो किए वाई से 5 लाख रुपीज़ और प्रॉमिस किया कि मैं 1 महीने बाद दे दूंगा। तो 1 महीना हो गया, एक्स ने रीपे कर दिया अमाउंट ड्यू डेट पे, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑफर टू परफॉर्म को अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी कहते हैं या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या, परफॉर्म हमने करने की कोशिश की थी लेकिन सामने वाली पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, तो हमने तो हमारा काम पूरा किया भाई। अब सामने वाली पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया तो उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। अब उसका इफेक्ट क्या होगा वो हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। यहाँ पे तो हम सिर्फ देखने वाले कि परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे एक पार्टी ने अपना काम तो पूरा किया है ऑफर टू परफॉर्म का, तो यहाँ पे वही है, देखो हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं, परफॉर्मेंस ड्यू हो गया है लेकिन प्रॉमिसर ने ऑफर टू परफॉर्म किया अपना ऑब्लिगेशन, बट प्रॉमिसी ने रिफ्यूज कर दिया उसका एक्सेप्ट करने से, परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से उसने रिफ्यूज कर दिया। तो भाई एक पार्टी ने तो अपनी कोशिश की परफॉर्म करने की, लेकिन सामने वाली पार्टी ने उसको उसका परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया। जैसे कि एग्जांपल दिया है, पी ने प्रॉमिस किया था आर को कि वो कुछ गुड्स डिलीवर करेगा। पी उस प्लेस पे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स वो गुड्स लेकर गया आर के पास, लेकिन आर ने डिलीवरी लेने से मना कर दिया। तो यहाँ पे पी का कौन सा परफॉर्मेंस था, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस तो हुआ ही नहीं। एक्चुअल परफॉर्मेंस कब होगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट ही नहीं हुआ।
तो बी ने क्या किया है, एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किया है या ऑफर टू परफॉर्म किया है, या इसको हम कहेंगे टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सब क्लियर होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा। तो देखो भाई, ये तो हमने ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कौन परफॉर्म करेगा। तो भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है कि प्रॉमिसर को ही करना पड़ेगा, तो उस केस में प्रॉमिसर खुद करेगा। जैसे कि डॉक्टर का मैंने एग्जांपल दिया या पेंटिंग का हमने एग्जांपल देखा, तो वहाँ पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, तो उस केस से वो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ही ऐसा है कि प्रॉमिसर को ही करना पड़ेगा, तो उस केस में प्रॉमिसर खुद करेगा। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ नहीं, मेजोरिटी केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होती है, वहाँ पे चाहे तो प्रॉमिसर खुद भी कर सकता है, या तो हो सकता है वो किसी एजेंट को अपॉइंट करे, या तो हो सकता है किसी रिप्रेजेंटेटिव से करवाए, या तो हो सकता है किसी थर्ड पर्सन भी कर सकता है। तो जैसे कि गुड्स डिलीवर करने हैं, मान लो ए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ बी के साथ में, ए गुड्स डिलीवर करने वाला है, तो हो सकता है ए खुद गुड्स बनाए, वो हो सकता है ए किसी और से बनवा के ले, एजेंट अपॉइंट कर दे, या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दे। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा नहीं है कि प्रॉमिसर को ही करना पड़ेगा, प्रॉमिसर खुद भी कर सकता है, किसी और से भी करवा सकता है ना। तो वही बात है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि अब ए ने प्रॉमिस किया बी को, वो पे करने वाला है कुछ मनी, तो ए ये खुद भी परफॉर्म कर सकता है पर्सनली, या तो फिर वो किसी और को भी अपॉइंट कर सकता है पेमेंट के लिए। तो ये जनरल है। लेकिन एग्जाम्पल 2 देखो आप, ए ने प्रॉमिस किया कि वो पेंट करेगा बी के लिए, बी का एक पिक्चर बनाएगा पेंटिंग का। अब ये जो है कॉन्ट्रैक्ट, अब इसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ही ऐसा है कि ए ने जो प्रॉमिस किया है वो ए ही परफॉर्म कर सकता है, तो उस केस में वो कौन परफॉर्म करेगा, प्रॉमिसर ही परफॉर्म करेगा। तो एनालिसिस में भी वही दिया है, वही बात कही गई है। तो पहले इसमें बताया गया आपको कौन कौन परफॉर्म कर सकता है, तो प्रॉमिसर ही कर सकता है। ऐसा कब होगा, जब पर्सनल स्किल और डिलीजेंस इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो हाईलाइटेड कर दिया है मैंने उसको, पर्सनल स्किल और डिलीजेंस को। उसके बाद में जैसे कि वहाँ पे भी पेंटिंग का ही एग्जांपल दिया है, या तो फिर प्रॉमिसर किसी एजेंट को भी अपॉइंट कर सकता है। हाँ, एजेंट को अपॉइंट कर सकता है या रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अपॉइंट कर सकता है, वो उस किस केस में, जहाँ पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होगी, जनरल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है ना। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी परफॉर्मेंस के लिए बाउंड हो सकते हैं। ये कब होगा, जहाँ पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होती है और प्रॉमिसर की डेथ हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ए कार सप्लाई करने वाला था, कार सेल करने वाला था बी को। अब ए की डेथ हो गई। देखो यहाँ पे डेथ के टाइम पे ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। एजेंट तो प्रॉमिसर के जिंदा होते हुए भी काम कर सकते हैं, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कब लायबल हो जाएंगे, जब प्रॉमिसर की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, प्रॉमिसर की डेथ हो गई, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बाउंड नहीं है, क्योंकि पर्सनल स्किल वाला काम तो प्रॉमिसर को ही करना पड़ेगा, वो तो सिर्फ उसको ही आता है। लेकिन अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है और प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है, तो फिर अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लायबल हो जाएंगे, उनको वो काम पूरा करना होगा। तो वही बात यहाँ पे बताई है। आप एक बार अब रीड करोगे तो आपको सब समझ में आते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो 1 लाख रुपए पे करेगा जब बी उसको गुड्स डिलीवर करेगा। तो अब ए ये प्रॉमिस खुद भी परफॉर्म कर सकता है, किसी और को भी बोल सकता है कि भाई आप बी को पेमेंट दे देना। लेकिन अगर ए की डेथ हो जाती है परफॉर्मेंस के पहले ही, पेमेंट के पहले ही, तो अब उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके घर वाले, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अब वो लायबल हो जाएंगे, उनको मनी पे करना पड़ेगा जब बी गुड सप्लाई करेगा। या मान लो बी की डेथ हो जाती है, बी की डेथ हो गई, तो अब बी के रिप्रेजेंटेटिव्स बाउंड हो जाएंगे, अब उनको गुड्स डिलीवर करने पड़ेंगे ए को, और ए उनको पेमेंट देगा बी के रिप्रेजेंटेटिव को। लेकिन मान लो पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे जैसे ही डेथ हो जाएगी ए की, तो अब भाई इसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व थी, अब यहाँ पे तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनसे बी डिमांड नहीं कर सकता है कि आप परफॉर्म करो, क्योंकि भाई पर्सनल स्किल केस में वो कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे पेंटिंग बनाएगा। तो बी यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए तो केस कर ही नहीं सकता है। हाँ, डैमेजेस के लिए, या फिर जो उसने मान लो कोई ए को एडवांस पैसे दे दिए होंगे, तो वो पैसे वापस मांग सकता है, उसके लिए वो केस कर सकता है। लेकिन परफॉर्मेंस के लिए तो वो बोल ही नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ वाले पॉइंट में बोला है कि थर्ड पार्टी भी, थर्ड पर्सन भी परफॉर्मेंस कर सकती है ना। यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, फोर्थ नंबर का, थर्ड पर्सन वाला, इसके ऊपर भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना,
ज़रूरी नहीं कि दो पार्टी जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन दोनों को ही प्रॉमिस अपना फुलफिल करना होगा, परफॉर्मेंस पूरा करना होगा। यहाँ पे थर्ड पर्सन आके भी परफॉर्मेंस पूरा कर सकता है। मान लो जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए है वो कार डिलीवर करने वाला है बी को, और बी जो है वो पेमेंट करने वाला है। तो ए ने कार डिलीवर कर दिया, बी ने बोला मैं आपको 2 दिन बाद पैसे दूंगा, लेकिन 2 दिन बाद क्या हो गया, अब बी के पास पैसे है नहीं। बी ने बोल दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरी एबिलिटी नहीं है पे करने की। अब बी का कोई रिश्तेदार है, थर्ड पर्सन है, जो कॉन्ट्रैक्ट से कोई रिलेशन ही नहीं जिसका, उसको ये बात पता चली, तो उसने क्या किया, उसने आके ए को 1 लाख रुपीज़ दे दिए, या फिर थोड़ा मैं अमाउंट चेंज कर देता हूँ, 1,50,000 रुपीज़ दे दिए। तो अब ए जो है, ए तो कार 2 लाख में बेचने वाला था, उसको तो 2 लाख रुपीज़ चाहिए थे, लेकिन वो बी का जो रिश्तेदार है उसने 1,50,000 पे कर दिए। अब ए जो है वो 1,50,000 एक्सेप्ट कर चुका है। अब ए बाकी के 50,000 रुपीज़ बी से मांगेगा। अब वो बी से 2 लाख रुपीज़ पूरे नहीं मांग सकता है। वो बी को ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई 1.5 लाख रुपए वो तो मुझे किसी और ने दिए, आपने थोड़ी ना दिए। अरे भाई, वो जो बी का रिप्रेजेंटेटिव, बी का जो रिश्तेदार है, उसने पे किया है, भले बी ने उसको नहीं बोला होगा, उसको बात पता चल गई बी के रिश्तेदार को, उसने खुद होके दे दिए ए को कि भाई ये 1,50,000 आप जमा कर दो। तो अब ए बी से 50,000 ही मांग सकता है, वो पूरे पैसे नहीं मांग सकता। और इसी के ऊपर केस स्टडी आती है। आपको बोला जाता है कि क्या ए पूरा अमाउंट मांगेगा, तो नहीं, ए पूरा अमाउंट नहीं मांग सकता, ए पूरा अमाउंट नहीं ले सकता। वो केस कर सकता है, लेकिन रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर से कर सकता है। तो ए यहाँ पे केस करेगा बी के ऊपर रिमेनिंग 50,000 के लिए, वो 1,50,000 के ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वो ले लिया है, उसने वो थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया है ऑन बिहाफ ऑफ बी। क्लियर, समझ में आया? तो अगर कोई एक पार्टी जो है अपोजिट पार्टी के किसी भी रिश्तेदार से, थर्ड पर्सन से अगर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर देती है, तो उसको ऐसा माना जाता है कि उसने अपोजिट पार्टी का ही परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर दिया है। ठीक है, तो वही वहां पे बताया, व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर। क्लियर? जैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस बाय अ स्ट्रेंजर इज एक्सेप्टेड बाय द प्रॉमिसी, दिस रिजल्ट्स इन डिस्चार्जिंग द प्रॉमिसर। डिस्चार्ज म्हणजे मुक्त हो गया प्रॉमिसर। जैसे ही प्रॉमिसी ने थर्ड पार्टी से प्रॉमिस एक्सेप्ट कर दिया, थर्ड पर्सन से प्रॉमिस एक्सेप्ट कर दिया, उसी टाइम पे प्रॉमिसर डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है, जैसे कि ए ने कुछ गुड्स रिसीव किए थे बी से, और प्रॉमिस किया था कि वो 1 लाख रुपए देगा। फिर बाद में क्या हुआ, ए जो है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है 1 लाख रुपए का। अब सी जो है, जो ए को जानता है बहुत अच्छे से, उसने क्या किया, उसने 60,000 रुपीज़ बी को दे दिए ऑन बिहाफ ऑफ ए। अब बी ने भी वो 60,000 एक्सेप्ट कर लिए, भले ए को जानकारी नहीं थी इस बारे में। ए ने कोई डिस्कस नहीं किया था सी के साथ मैटर, या ए ने नहीं बोला था सी को कि आप पेमेंट करो, सी ने खुद होके दिए और बी को जाके दे दिए पैसे, और कहा कि ये ए के पैसे है, जमा कर लो। ठीक है, अब ए को तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब बी तो केस कर सकता है, लेकिन वो 1 लाख रुपीज़ के ऊपर केस नहीं कर सकता, वो बचे हुए 40,000 के ऊपर केस कर सकता है। बी को ये बात पता थी कि ए को नहीं पता कि सी पैसे ला के दे रहा है, तो बी ने सोचा चलो इस मौके का फ़ायदा उठाते 1 लाख रुपए के ऊपर पूरा केस कर देते, ए के ऊपर 1 लाख रुपए का। तो वैसा नहीं कर सकता बी, क्योंकि बी ने 60,000 एक्सेप्ट किए। अब बी जो है बचे हुए 40,000 के ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही गई है। और पॉइंट नंबर 5, जॉइंट प्रॉमिसर, इसके ऊपर भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो कभी कभी क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में, मान लो ए और बी दोनों ने साथ में मिलकर सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो एक साइड सिर्फ सी है और एक साइड ए और बी है मान लो। तो यहाँ पे ए और बी ने मिलके प्रॉमिस किया सी के साथ, तो ए और बी ने प्रॉमिस किया, तो ए और बी क्या हो गए, प्रॉमिसर हो गए। जो प्रॉमिस करता है वो प्रॉमिसर हो जाता है। तो अब यहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उन दोनों को मिलके अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलके परफॉर्म करेंगे अपना प्रॉमिस, दोनों लायबल हो जाएंगे। हाँ, अगर किसी एक की डेथ हो गई, तो मान लो ए की डेथ हो गई, तो ए के रिप्रेजेंटेटिव्स बी के साथ मिलके काम करेंगे, अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे, अपना परफॉर्मेंस पूरा करेंगे। ठीक है, बी की डेथ हो गई तो बी के रिप्रेजेंटेटिव्स ए के साथ मिलके, सर्वाइविंग जो पार्टनर होगा, सर्वाइविंग जो पार्टी होगी, उसके साथ मिलके वो अपना परफॉर्मेंस पूरा करेंगे।
मान लो दोनों की डेथ हो गई तो ए और बी की, तो दोनों के घर वाले, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स ए के और बी के, वो साथ में मिलके परफॉर्मेंस पूरा करेंगे। तो यही बात यहाँ पे दी गई है। एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसके आगे का जो पार्ट है ये मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। मैं ये डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इस पर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आता है और बच्चा इमोशनल होकर रॉन्ग आंसर लिख देता है। वो इसके ऊपर केसेस ही ऐसे बनते हैं, पेपर में जो केसेस आते हैं ना वो इतना अच्छे से बनाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें करना क्या है। तो बच्चे को ऐसा लगता है, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये सही है, लेकिन एक्चुअल में वो उसका ओपिनियन गलत हो जाता है। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया। आप इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर सुने ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाए एकदम। ठीक है, मैं अगले वीडियो में इसके आगे का पार्ट कवर करूँगा। थैंक यू।